आज हम बात करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। इसमें हम वाटर मॉलिक्यूल की एग्जांपल ले रहे हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम वाटर मॉलिक्यूल की एग्जांपल इस्तेमाल करने जा रहे हैं। वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2O। वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2O। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? यानी कि ज़ाहिर सी बात है, इसमें दो ही एटम्स हैं। वाटर मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर दो ही एटम्स आपको लिखने हैं, एक हाइड्रोजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम। हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो आपको पता है 1s1 है। ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम करने जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिपेंड कर रही होती है एटॉमिक नंबर के ऊपर। इसलिए ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है ना। 8 एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का, ठीक है ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर। और फिर उसके बाद यहाँ पर अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने जा रहे हैं। ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने जा रहे हैं ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट ऐसी स्टेट होती है कि जिसमें ना तो एलिमेंट एनर्जी रिलीज़ करता है और ना ही एलिमेंट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। इस दौरान इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम करने जा रहे हैं। ये पहला है, ये दूसरा s ऑर्बिटल है, और यहाँ पर 3p ऑर्बिटल्स, एक, ठीक है ना। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इधर s ऑर्बिटल ये आ गया, ये दूसरे वाला s ऑर्बिटल, दूसरे शेल का s ऑर्बिटल। यहाँ पर p ऑर्बिटल, p सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py और pz। और हमें पता है कि s ऑर्बिटल पहले शेल से ही शुरू हो जाता है, इसलिए इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होगी। इसलिए 1 यहाँ पर और यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है ना। और चूँकि p सबशेल दूसरे शेल के अंदर मौजूद होता है, p सबशेल जो सा होता है वो दूसरे शेल के अंदर मौजूद होता है, इसलिए यहाँ पर इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2, 2 और 2 आ जाएगी, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन जो सा है, ये ऑक्सीजन एटम है। इस ऑक्सीजन एटम के एटॉमिक नंबर होता है 8 एटॉमिक नंबर है। तो 2 इधर इलेक्ट्रॉन आ गए, इधर 2 आ गए, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर उसके बाद इधर और सेम स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, 1, 2 और 3। कितने आ गए? 1, 2, 3, 4 और 3, 7। अब ऑपोजिट स्पिन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करवानी है px ऑर्बिटल के साथ। जाहिर सी बात है कि डीजनरेट ऑर्बिटल, ठीक है ना, सेम एनर्जी, यानी कि एक सबशेल है ना, एक सबशेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते होंगे, 5 हैं, 6 हैं, वो सारे के सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम एनर्जी के हामिल होंगे, ठीक है ना। उन सेम एनर्जी के हामिल ऑर्बिटल्स को कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। और डीजनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करते हैं? पहले सेम स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, और जो उनसे बाकी बच जाते हैं इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद अब हमें पता है कि एक्साइटेड स्टेट ऑक्सीजन एटम की नहीं आएगी, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट, हमेशा याद रखना, एक्साइटेड स्टेट डिपेंड कर रही होती है एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर। अगर किसी एटम के वैलेंस शेल के अंदर एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद ही नहीं है, तो उसकी एक्साइटेड स्टेट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अब हम सीधा इसकी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में आ जाते हैं। हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में लिखते हैं हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। इसमें हमने हाइब्रिडाइज्ड मिलाना होता है s और sp3 ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइज का मतलब है मिलाना, ऑर्बिटल्स को आपस में मिलाना, ठीक है ना। यानी कि ये देखें, ये आ गया जी sp, ये वैसे का वैसे ही 2 ऑर्बिटल आ गए। ये s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे आ गए, ठीक है ना, वैसे के वैसे आ गए, ये वैसे के वैसे आ गए नीचे। और यहाँ पर ये जो सा है, ये दूसरे शेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स को हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये आ गया, ये भी आ गया ऐसे, और इधर ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल आ गया, ये sp3 है, ठीक है ना। ये आ गया जी 1s1 वैसे का वैसे ही, ये 1s वैसे का वैसे ही, ठीक है ना। यहाँ पर दूसरे शेल के अंदर, ठीक है ना, ये देखें ऑक्सीजन एटम के दूसरे शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं जिनको आपस में हाइब्रिडाइज्ड करना। हाइब्रिडाइज्ड स्टेट क्या होती है कि ऑर्बिटल्स को आपस में मिलाने की स्टेट, यानी कि हाइब्रिडाइज्ड स्टेट के अंदर हम ऑर्बिटल्स को
जो उनसे वैलेंस शेल के अंदर ऑर्बिटल्स जितने भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि एक एटम के अंदर जो उनका वैलेंस शेल है, एक एटम है, उसके वैलेंस शेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, उन सारे के सारे ऑर्बिटल्स को आपस में यकजा करके हाइब्रिडाइज्ड करके लिखना होता है। दूसरा शेल है जी इसका ऑक्सीजन एटम का वैलेंस शेल कौन सा है? दूसरा है। ये दूसरे वैलेंस शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं? 4 ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। चारों के चारों ऑर्बिटल्स को हम इस तरीके से लिखेंगे, 1s एग्जिस्ट कर रहा है और 3p, यानी कि एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है। ये p ऑर्बिटल sp3। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही है sp3 sp3 sp3, ठीक है ना। यानी कि ये 4 जोन से ये 4 जोन से हैं, ये 4 sp3 ऑर्बिटल्स हमने लिख दिए, ठीक है ना। हाइब्रिडाइज्ड स्टेट के अंदर, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट के अंदर हमने ये लिखना होता है। फिर उसके बाद आगे है जी इसकी पार्शली, और हमेशा याद रखना कि पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स ही ये जो से पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं यही बॉन्ड बनाते हैं दूसरे एटम्स के साथ। पार्शली फील्ड, अगर किसी एटम के वैलेंस शेल के अंदर पार्शली फील्ड ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, वो पार्शली फील्ड ऑर्बिटल्स ही दूसरे एटम के वैलेंस शेल में मौजूद पार्शली फील्ड ऑर्बिटल्स के साथ मिलेंगे, और मिलने के बाद ठीक है ना, एक नई हाइब्रिडाइज्ड स्टेट बन जाएगी, ठीक है ना। कैसे बनेगी ये भी बताता हूँ। ये देखें, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन 2 पार्शली फिल्ड और एटॉमिक ऑर्बिटल आर कंबाइन विद हाइड्रोजन एटम बाय sp3s ओवरलैपिंग। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये ऑक्सीजन एटम है, इसके वैलेंस शेल के अंदर ऑक्सीजन एटम है। ये ऑक्सीजन एटम के ये जो सा है, एक ये है इसका शेल, ठीक है ना। और यहाँ पर करके कितने हैं? 1 2 3 4 है ना, तो 4 ही लिखेंगे। इसमें क्या है, ये ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन एटम के ऊपर यहाँ पर करके ये क्या है, ये 2 लोन पेयर पड़े हुए हैं। ये देखें, ये 2 लोन पेयर हैं और 2 पार्शली फील्ड ऑर्बिटल ये आ गए। अब ये 2 जो उनसे पार्शली फील्ड ऑर्बिटल हैं, इन 2 पार्शली फील्ड ऑर्बिटल्स के अंदर हमने क्या फिलिंग करवानी है, और हाइड्रोजन एटम यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। हमें पता है कि ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पर पार्शली फील्ड ऑर्बिटल हैं जी 2। ये पार्शली फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है ना, हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल में मौजूद s ऑर्बिटल के साथ इस तरीके से ओवरलैप होंगे। ये भी sp3 ऑर्बिटल है, ये भी sp3 ऑर्बिटल है, ये भी sp3 ऑर्बिटल है, और ये भी sp3 ऑर्बिटल है, ठीक है ना। जैसे ही हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल में मौजूद s ऑर्बिटल के साथ sp3 ऑर्बिटल जो कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में मौजूद है ओवरलैप होंगे, तो तब एक नई ओवरलैपिंग वजूद में आएगी, ठीक है ना। वो ओवरलैपिंग का नाम क्या होगा? हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल में मौजूद s ऑर्बिटल मिला है, ऑक्सीजन एटम के वैलेंस शेल में मौजूद sp3 ऑर्बिटल से, ये जो सी ओवरलैपिंग नहीं बनेगी। इसी तरीके से हाइड्रोजन एटम, एक और हाइड्रोजन एटम यहाँ पर आकर जुड़ जाता है, और इसी के वैलेंस शेल में मौजूद एक और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, वो इस तरीके ऑपोजिट स्पिन के साथ यहाँ पर जुड़ जाता है। ये s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन एटम का, ये दोनों आपस में मिलते हैं, तो यहाँ पर भी sp3 ओवरलैपिंग होती है, ठीक है ना। ये जो सा है, ये दो ओवरलैपिंग हुई है, 2 ओवरलैपिंग ऑक्सीजन एटम के वैलेंस शेल के अंदर 2 ओवरलैपिंग हुई हैं। 2 ओवरलैपिंग होने की वजह से जोन सी न्यू हाइब्रिडाइज्ड यानी कि ओवरलैपिंग हुई है। दोनों ओवरलैपिंग होने की वजह से जोन से नए ऑर्बिटल्स बने हैं वो ये हैं sp3 ऑर्बिटल, ठीक है ना। वही वाली बात लिखी है कि आफ्टर हाइब्रिडाइजिंग
hybridization, two partially filled orbital atomic orbital are combined with hydrogen by sp3 overlapping। इसमें दो partially filled orbitals जो से होते हैं हाइड्रोजन, ठीक है ना, दो partially filled atomic orbitals जो उनसे होते हैं वो कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन एटम के दो पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऑक्सीजन एटम के वैलेंस शेल में मौजूद दो पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल में मौजूद पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ, जिसके नतीजे में एक नई हाइब्रिडाइजिंग फॉर्म बन जाती है जो कि sp3। फिर उसके बाद बॉन्ड एंगल क्या है, यहाँ पर हमें पता है कि बॉन्ड एंगल क्या होता है कि ये वाला जो सा है ये बॉन्ड एंगल, इसको हम कहते हैं बॉन्ड एंगल, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं बॉन्ड एंगल है। ये बॉन्ड एंगल 109.5। आमतौर पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल होता है 109.5, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम हो गया। अब इसी को हम यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री बना देते हैं, यानी कि ये जो सा है ये दो लोन पेयर हैं, एक ये लोन पेयर एक ये लोन पेयर, ये दोनों के दोनों लोन पेयर जो से हैं ये आपस में ये इस हाइड्रोजन एटम के और ये वाला हाइड्रोजन एटम, इन दोनों को बैंड कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सा बॉन्ड एंगल बनेगा वो बनेगा 104.5। आमतौर पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो सा बॉन्ड एंगल बन रहा होता है वो 109.5 बन रहा होता है, लेकिन जैसे ही लोन पेयर दो आ गए हैं तो दो लोन पेयर आने की वजह से, ठीक है ना, ये दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर्स बेंड हो जाएंगे। जैसे ही बेंड हो जाएंगे तो अब दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर्स के दरमियान जो सा एंगल बनेगा वो बहुत ही स्मॉलर हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर ज़्यादा जगह घेरता है बॉन्ड पेयर की निस्बत। अभी हमने पढ़ा था कि NH3 में जो सा बॉन्ड एंगल बन रहा होता है, चूँकि यहाँ पर एक ही लोन पेयर होता है तो कम बेंडिंग होगी, जब कम बेंडिंग होगी तो जो सा बॉन्ड एंगल बनेगा वो कम बेंड होगा। लेकिन जैसे ही लोन पेयर्स की तादाद बढ़ेगी तो बेंडिंग ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल भी कम बनेगा। यही सारी बातें लिखी। द बॉन्ड एंगल इन H2O मॉलिक्यूल इज़ 104.5 डिग्री विच इज़ डिक्रीज्ड, जो कम हो चुका है फ्रॉम 109.5 डिग्री से, बिकॉज इन H2O मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम हैज़ 2 लोन पेयर्स, क्योंकि ऑक्सीजन एटम के अंदर वैलेंस शेल के अंदर 2 लोन पेयर्स हैं, ठीक है ना, एंड लोन पेयर ऑक्यूपाइज मोर स्पेस एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर, जिसकी वजह से हम लोन पेयर जो से होते हैं ये बॉन्ड पेयर की निस्बत ज़्यादा जगह घेरते हैं, जिसकी वजह से अब ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री पर क्या असर पड़ेगा H2O की, कि ये बेंड हो जाएंगे। द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इज़ बेंड, यही वाली बात लिखनी है, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। इसी तरीके से सेम यही है। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।